जागरूकता के लिए, नेत्रदान की जागरूकता के लिए तरह तरह के प्रयास करते आए हैं। एक विशाल रैली हर साल जबलपुर में निकाली जाती है और जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजों में संगोष्ठियां की जाती हैं। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाता है। तो आज उसी तारतम्य में सक्षम मध्य प्रदेश और दादा वीरेंद्रपुरी जी नेत्र संस्थान देवजी नेत्रालय द्वारा एक नेत्रदान जागरूकता हेतु ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज इस संगोष्ठी में हमारे बीच डॉक्टर पवन जी स्थापक, राष्ट्रीय संयोजक, कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान सक्षम के यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। डॉक्टर आयुष टंडन जी, जो पूर्व कॉर्निया विशेषज्ञ एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल हैदराबाद थे और वर्तमान में वे एकेडमिक डायरेक्टर देवजी नेत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वे हमारे वक्ता भी हैं आज के, और वे उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। डॉक्टर अर्पिता स्थापक, जो पूर्व नेत्र रोग विशेषज्ञ रघुदीप आई हॉस्पिटल अहमदाबाद में सेवारत थी, वर्तमान में मेडिकल डायरेक्टर देवजी नेत्रालय में सेवारत हैं। उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। वे अभी कहीं यात्रा पे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारा उनके लिए स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर कृति गुप्ता, पूर्व कॉर्निया स्पेशलिस्ट नारायण नेत्रालय बेंगलोर से हैं और वर्तमान में वो कॉर्निया स्पेशलिस्ट दादा वीरेंद्रपुरी जी नेत्र संस्थान देवजी नेत्रालय में सेवारत हैं। उनका भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच एक और परिचय, डॉक्टर संतोष कृलेती जी, जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान के। वो अभी जुड़े नहीं हैं, थोड़ी देर में उनका फोन पे चर्चा हुई है, कहीं रास्ते में है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब हमारे साथ यहाँ पर होंगे। आज की ये जो संगोष्ठी है, जैसा कि मैंने आपको विषय बताया, नेत्रदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस संगोष्ठी में और भी जो हमारे सक्षम के देवजी नेत्रालय से संबंधित सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे जैसा दिख रहे हैं दशरथ बोपचे जी, जो हमारे बालाघाट जिले के नेत्र सहायक हैं और डिप्टी डीपीएम भी हैं, वो हमारे साथ दिख रहे हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। देवेंद्र सोनी जी, जो हमारे दिव्यांग मित्र हैं, सक्षम के पदाधिकारी भी हैं, और अभिनव पांडे जी हमारे बीच हैं, जो हमारे आईटी सेल के सक्षम के महानगर के प्रभारी हैं, और उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनव जी। और अभिनव जी ने आज की जो बैठक है, इसको यूट्यूब में कैसे लोड करना है, क्योंकि वो आईटी सेल के प्रभारी हैं, तो उन्होंने पूरी व्यू रचना बनाई है। और ये जो पूरी संगोष्ठी है, इसको आप आगे जब हम आपको यूट्यूब का लिंक भेजेंगे, तो उससे आप देख सकते हैं और लोगों को भेज सकते हैं, जिससे नेत्रदान के प्रति जागरूकता आए, नेत्रदान का प्रचार प्रसार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। और भी अविनाश जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमारे सचिव महाकौशल सक्षम के प्रांत के। पीयूष जैन जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं आदरणीय पीयूष जैन जी से निवेदन करूंगा कि सक्षम की ओर से जो भी हमारे अतिथि वक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका शाब्दिक स्वागत करने का कष्ट करें। पीयूष जैन जी। पीयूष जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो पीयूष जी। पीयूष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? पीयूष जैन जी। पीयूष जी, हाँ आ गए। पीयूष जैन जी।
फ्यूजन जी जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद कुछ तकनीकी कारणों फ्यूजन। हेलो, सूची में पीयूष जी का नाम दिख रहा है, जुड़े हुए हैं पीयूष जी। चलिए जब तक पीयूष जी शायद कुछ तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़े, तो दिखाई दे रहे हैं सूची में, उनका नाम और फोटो भी दिखाई दे रही है। तो आज की इस परिचर्चा को प्रारंभ करने के लिए हमें हमारे कार्यान्वित मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और सक्षम के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन जी स्थापक के द्वारा आज्ञा दी गई है। तो हमारे बीच, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर आयुष टंडन जी उपस्थित हैं, जो कि पूर्व कॉर्निया विशेषज्ञ एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल हैदराबाद से और वर्तमान में एकेडमिक डायरेक्टर देवजी नेत्रालय हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि नेत्रदान और उसके बारे में यहाँ पे लोगों को जागरूक करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर आयुष टंडन जी। धन्यवाद अरविंद जी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सो आई थिंक हम थोड़ा सा अपने शेड्यूल से चेंज हुए हैं। सो आई विल बी स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। आई हैव टू टॉक्स बेसिकली। माय फर्स्ट टॉक, मेरा जो पहला टॉक है वो थोड़ा आई बैंकिंग के ऊपर है, और दूसरा हमारा टॉक जो है वो इन्फेक्शन और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बचाव के लिए हमने क्या मॉडल बनाया है उसके ऊपर है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को शुरू करने में, प्लीज। सो सब लोग देख सकते हैं? हेलो हेलो जी हेलो, मैं शुरू हाँ, करूं? बोलिए जी, बिल्कुल। ठीक है जी। जय दादा की एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो मैं बेसिकली बात करूंगा कि हाउ कैन वी रिड्यूस द बर्डन ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड द रोल ऑफ आई डोनेशन एंड आई बैंकिंग इन इंडिया। तो अगर हम बात करें कॉर्निया की, कॉर्निया जैसे कि हम पुतली कहते हैं, तो जो आंख के अंदर रिफ्रैक्शन होता है उसका 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई ये कॉर्निया के कारण होता है। अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो उसका 2/3 हिस्सा फोकसिंग जो पर्दे पे जाके इमेज बनेगी वो कॉर्निया का काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे शरीर का अंग है। और
इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बहुत जरूरी है ताकि हम साफ और स्पष्ट देख सकें। अगर किसी की नज़र कम है यानी कि 3/60 इन बेटर आई और लेस देन 6/60 इन वन आई, देन अगर ये कॉर्निया के कारण, जैसे कॉर्निया में या कोई अल्सर है या कोई छट है या दाग जिसको कहते हैं या सूजन है, तो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को लीड करता है। अदरवर्ड्स हम कह सकते हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में जहाँ कॉर्निया के कारण अगर मरीज की एक आंख में विजन 3/60 से कम है, जो कि उसकी अच्छी आंख है, और या दोनों आंख ठीक है तो एक में 6/60 से कम है, तो हम उसको एज अ कॉर्नियल ब्लाइंड लेबल करते हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस करीब 5% लोगों जो ग्लोबली ब्लाइंड है उनका उसमें कह सकते हैं कि इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 5% ऑफ केसेस ग्लोबली एंड इट इज़ द 5th लीडिंग कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर हम मोतियाबिंद, चश्मे का नंबर, ARMD और कांचियाबिंद को हटा दें तो उसके बाद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का नंबर विश्व में आता है। अभी एक लेटेस्ट सर्वे डाटा एनालिसिस हुई थी जिसमें कि ये पता लगा कि भारत में करीब 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बायलेटरली कॉर्नियल ब्लाइंड है, और इसी में अगर हम बात करें तो 25,000 से 30,000 का लोड हर साल जुड़ता रहता है। ये मैंने जैसे बताया कि कॉर्निया खराब जो हो जाती है, फोटोग्राफ है, क्लिनिकल फोटोग्राफ, यहाँ पे एक बड़ा सा अल्सर है जिसके कारण मरीज की रोशनी काफ़ी कम हो गई है। यहाँ ये सही मरीज जब ठीक होकर उनमें छट पड़ जाती है या कॉर्नियल ओपेसिटी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक कारण रहता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का। और तीसरा जैसे मनाया कि जहाँ पुतली के अंदर के सेल्स खराब हो जाते हैं और पुतली में सूजन आ जाती है तो उसकी पारदर्शिता घट जाती है, तो हम इसको कॉर्नियल एडीमा कहते हैं। ये भी एक कारण रहता है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का। कॉजेस की अगर हम बात करें तो इस पे इंडिकेशन और कॉजेस पे डॉक्टर कृति ज़्यादा चर्चा करेंगी। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो कॉजेस हैं ये हमने देखा है कि अर्बन और रूरल एरिया में वेरी करते हैं। जो अर्बन या मेट्रोपॉलिटन या बड़े शहरों में है वहाँ कुछ अलग कारण देखे जाते हैं, जबकि हमारे देश का जो कि ज़्यादातर प्रतिशत रूरल एरियाज़ में रहता है वहाँ पे अलग कारण देखे जाते हैं। और अगर हम घूम फिर के कई पेपर्स जो पब्लिश हुए उनका एनालिसिस करें तो करीब 45% कॉर्नियल ब्लाइंड्स आर बिकॉज ऑफ कॉर्नियल इन्फेक्शंस। कॉर्नियल इन्फेक्शन यानी पुतली में इन्फेक्शन जो कि एक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि अल्सर या हील, या ठीक होने के बाद जो छट छोड़ जाता है। तो हमको बहुत ध्यान देना है हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है कि उनको हम कॉर्नियल इन्फेक्शन से बचाएं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखी कि एक सर्वे हुआ था, एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें कि देश के 10 से 12 टॉप आई बैंक्स का सर्वे था, जहाँ पे कि कलेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा था। और उसमें बड़ी विचित्र सी बात सामने आई कि उसमें 50.5% रेट यानी कि 50% ही टिश्यूज यूज़ हो पाते हैं, जबकि बाकी 50% वो रिसर्च यूज़ नहीं हो पाता। तो हमको टिश्यू यूटिलाइजेशन रेट को भी ध्यान में रखते हुए अपने आई बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। इसमें भी जब हमने इसको देखा तो उसमें 40% ऐसे थे जो नॉन ऑप्टिकल ग्रेड के थे। नॉन ऑप्टिकल ग्रेड का टिश्यू मतलब वो हुआ कि जिसको हम किसी को रोशनी देने के लिए नहीं यूज कर सकते, आँख का अल्सर से लोड कम करने के लिए या कहीं मजबूती प्रदान करने के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि 59.6% ऐसे थे जो ऑप्टिकल ग्रेड के टिश्यूज थे जिनको कि हम किसी की रोशनी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते थे। So as we all know, corneal blindness का solution क्या है? The only option for visual rehabilitation यानी जरज बढ़ाने के लिए वो है पुतली का प्रत्यारोपण, जिसे कि हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं या केरेटोप्लास्टी कहते हैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डिमांड की बात करी जाए तो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है ये केवल 1 इन 70 जिनको ज़रूरत है 70 को, तो अभी जो लेवल चल रहा है का डोनेशन का, उसमें एक ही आदमी को 70 में से बेनिफिट मिल पाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं ट्रांसप्लांटेशन, वन इज ऑप्टिकल एंड थेरापेटिक। जैसा मैंने पहले बताया, ऑप्टिकल वो है जो हम रोशनी इंप्रूव करने के लिए करते हैं, जिसमें हम पूरी पुतली हटा सकते हैं या पुतली की एक परत को बदल सकते हैं, फुल थिकनेस एंड लैमेलर। एंड द अदर वन इज थेरापेटिक, जहाँ की हम किसी बीमारी से कम करने के लिए पुतली को रोशनी बचाने के लिए यूज करते हैं। ये एक मैंने डायग्रामेटिक आपको दिखाया कि इसे खराब पुतली को हमने हटा दिया है, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं आप। और ये ट्रिफाइन है जिससे कि हम जो आँख हमको रिम डोनेट होता है उसमें हम
उसी साइज का या उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का रिम रिफाइन करके और फिर इसको ऐसे स्टिच कर देते हैं। तो ये उसका हमने पुतली का खराब हिस्सा हटाया और ये दूसरी पुतली लगा दी। तो ये एक डायग्रामेटिक सा रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया छोटा सा, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग क्या होती है, इसमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। नाउ एज वी ऑल नो व्हाट इज द सोल्यूशन। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का सोल्यूशन है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण। अब ट्रांसप्लांट आप किसको करोगे, उसके लिए आपको चाहिए डोनर टिश्यू या किसी ने जो नेत्रदान किया हो कॉर्नियल स्क्लेरल रिम। ये हमको टिश्यू मिलेगा कहाँ? टिश्यू हमको मिलेगा आई बैंक से। और आई बैंक को कैसे मिलेगा? आई बैंक को मिलेगा आई डोनेशन से, जब किसी अच्छे इंसान ने या जो भी परिवार ने आई डोनेशन के लिए कदम आगे बढ़ा के जो भी उनके क्लोज रिलेटिव मृत्यु का नेत्र डोनेशन कराया और वो डोनेशन टिश्यूज आई बैंक को गए। हम लोग डॉक्टर स्थापक सर की वजह से और पूज्य दादा भगवान की वजह से हम लोग ने अपना पहला प्राइवेट सेक्टर में आई बैंक शुरू किया था, इसको कि परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने उद्घाटन किया था जून 22, 2007 को। तो अब हम आते हैं थोड़े आई डोनेशन के बारे में। तो आई डोनेशन में मैं कुछ ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बोलूँगा। EBAI यानी आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया is making all efforts along with big eye institutes. EBI बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एंड इसका मेन मतलब यही है कि हमको सेफ डोनर आइज मिले। सेफ मतलब जिनमें कोई इन्फेक्शन या खराबी नहीं हो और जिनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके, या हम सेफ डोनर आइज को यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा सकें। जैसे कि मैंने आपको पिछली टॉक स्लाइड में बताया कि 50% यूटिलाइजेशन रेट था, तो आई थिंक इट शुड गो अराउंड टू 80%। करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो एनपीसीबी का डाटा है 2017 का, उसमें उन्होंने देखा है कि करीब 2,77,000 डोनर टिश्यूज हमको एक साल में चाहिए अगर हमको 1 लाख ट्रांसप्लांट्स करने हैं। और हमारा जो करंट प्रोक्योरमेंट रेट है वो काफ़ी कम है, वो 63,256 है। ये इंडिया का डाटा मैं बता रहा हूँ। सो अ लॉट नीड्स टू बी डन टू कम्बैट दिस। इसको बढ़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी होगी। आई डोनेशन कब करना चाहिए? इट शुड बी डन प्रेफरेबली विद इन एन आवर। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम जितना जल्दी हो सके करें, बट कैन बी डन अप टू 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम। ये 2 प्रकार से हो सकता है। वॉलंटरी जहाँ पे कि परिवार वाले खुद ही इच्छा जागृत करें करने की और वो कांटेक्ट करें। दूसरा हॉस्पिटल बेस्ड कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम HCRP, जिसमें कि हम ग्रीफ काउंसलर्स या EDCs आई डोनेशन काउंसलर्स की मदद से हॉस्पिटल में जो डेथ्स हुई हैं उनको काउंसिल करके वहाँ से टिश्यू लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आई डोनेशन में कोई भी आई डोनेट कर सकता है। वहाँ पे ऐसी कोई मना ही नहीं है कि ये नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि डोनेशन के बाद भी ज़रूरी नहीं उनका टिश्यू यूज हो, उसके कुछ कंट्राइंडिकेशंस रहते हैं। डोनेशन इज डन आफ्टर डेथ ओनली। द होल प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और आजकल हम पूरी आंख नहीं निकालते, केवल पुतली और उसके अगल बगल का हिस्सा जिसे कि कॉर्नियल स्क्लेरल रिम करते हैं उसको निकालते हैं, जिसके कारण की खास डिसफिगरमेंट नहीं होता। और एक आदमी अगर 2 अच्छी पुतली देता है तो हम 2 ब्लाइंड्स को बेनिफिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको फोटो में दिखा रहा हूँ कॉर्नियल स्क्लेरल रिम, और ये नीचे है मीडिया, ये हमने निकाली है। ये इस मीडिया की जो बॉटल्स रहती हैं उसमें इस रिम को हम ले आते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। नाउ आई वांट टू कम टू द आई बैंक सर्विसेज। आई बैंक की जो सर्विसेज हैं इनमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, और हम बहुत दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं और इस पे बड़े दृढ़ हैं कि आई बैंक का एक 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। हर जगह आई बैंक खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा 3 टायर सिस्टम में एक आई बैंक, एक आई डोनेशन सेंटर और एक आई डोनेशन ट्रेनिंग सेंटर, ये हमने 3 टीयर का जो सिस्टम है वो प्रपोज किया है। आई बैंक क्या है? आई बैंक एक वो ऑर्गेनाइजेशन या जगह है जो सारे EBI के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करता है। मेन काम आई बैंक में जो हमारे पास टिश्यू आते हैं हम उनको इवेल्युएट करते हैं और ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग से हम उनको ग्रेड करते हैं कि एक्सेलेंट क्वालिटी है या वेरी गुड क्वालिटी है,
या गुड है या पुअर है या फेयर है, मतलब हम उसको ऑप्टिकली यूज कर सकते हैं या थेरापेटिक या टेक्टोनिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आई बैंक में बहुत जरूरी चीज होती है स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, जिसमें कि हम पुतली के अंदर के सेल्स जो एंडोथीलियल सेल काउंट है उसको मेजर करते हैं। ये सेल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं अगर हमें पुतली की पारदर्शिता बनाई रखनी है, और इन्हीं के आधार पे हम टिश्यूज को ग्रेड करते हैं। ज्यादातर काउंट्स यूजुअली जो अच्छे टिश्यूज हैं उनमें 2000 के ऊपर होना चाहिए, और इनका जो टिपिकल शेप होता है हेक्सागोनल, 6 कोण वाले टिश्यूज हम बोल सकते हैं जो होते हैं सेल। इसमें एज के साथ कमी आने लगती है और इनका हेक्सागोनलिटी का लेवल 50% से ज्यादा होता है, काउंट 2000 के ऊपर, तो ये टिश्यूज अच्छे कहलाते हैं। आई बैंक आजकल और भी काम कर रहा है, वो लैमेलर टिश्यूज प्रिपेयर कर रहा है। जैसे किसी को लैमेलर सर्जरी के लिए या केवल एंडोथीलियल ट्रांसप्लांट करना है तो ये टिश्यूज भी हमको आई बैंक से अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो आई बैंक में हम टिश्यूज लाते हैं तो हम डोनर का ब्लड भी लाते हैं, और जिसमें हम बेसिकली ब्लड को HIV, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, हेपेटाइटिस C, VDRL के लिए भी स्क्रीन करते हैं। अगर इसमें से कुछ भी पॉजिटिव निकलता है तो फिर हम उस टिश्यू को यूज नहीं करते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा आई डोनेशन सेंटर पे। तो आई डोनेशन सेंटर क्या है? ये बेसिकली एक जगह होगी जिसको कि हम रूरल एरिया में भी बना सकते हैं। यूजुअली आई बैंक्स ये ज्यादातर अर्बन एरियाज या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रहते हैं, और ओनली प्रॉब्लम जो होती है कि रूरल एरिया में कोई ऐसा सेंटर नहीं रहता जहाँ पे कि वो आई डोनेशन कर सके या कोई आई कलेक्ट कर सके। तो हमारा कई बार सर से भी डिस्कशन हुआ और हम लोग ने इस बात को रखा है, सोचा भी है कि हम जो विलेज लेवल रहते हैं या ग्राम पंचायत के बाद तहसील रहती है, ऐसी तहसील में आई डोनेशन सेंटर्स बनाएं जो कम से कम काफी अगल बगल की ग्राम पंचायतों को कवर करे, तो हम एक काफी बड़ा रूरल एरिया का पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं और उनको भी हम अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में। आई डोनेशन सेंटर का काम रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से कोऑर्डिनेट करे, और इसके अलावा आसपास जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी कॉर्पोरेट बात करे और उनको जागरूक करे और अवेयर करे कि आई डोनेशन हो सकता है। उनको हम सिखाएंगे आई डोनेशन सेंटर में जो ट्रेनी रहते हैं कि हम केवल कॉर्नियोस्क्लियर रिम को निकालेंगे और ब्लड को कैसे निकालेंगे, और इनको निकाल के हम रखेंगे, स्टोर करेंगे, और इनका आई बैंक को सेफ ट्रांसपोर्टेशन करना है, जहाँ पे जाके बाकी चीजें आई बैंक करेगा और टिश्यू को ग्रेड करेगा और डिसाइड करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर्स भी एक अच्छा पार्ट है, जहाँ पे कि हम जो आई बैंक पर्सनल जिनको कि हम ट्रेन करना चाहते हैं, मतलब इसमें सब प्रकार की ट्रेनिंग होगी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कंप्यूटर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू को कैसे निकालना है वो लोग अलग रहेंगे। तो इसमें पूरा प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक अवेयरनेस मेन इनका काम रहेगा, और टिश्यू हार्वेस्टिंग। तो अगर हम इस 3 टियर सिस्टम पे चलते हैं तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी अपने भारतवर्ष में आई बैंक जो डोनेशन का रेट है उसको काफ़ी हद तक ऊंचा ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा रूरल एरिया लगभग छूटा हुआ है। अगर हम आजकल करंट सिनेरियो ऑफ आई बैंक्स की बात करें तो हमारे देश में वैसे तो 4035 फंक्शनल आई बैंक या आई डोनेशन सेंटर्स हैं, और इसमें देखा जाए तो करीब एक आई बैंक या आई डोनेशन सेंटर पर 3 मिलियन लोगों को कवर करता है। और दुख की बात यह है कि मेजॉरिटी ये बड़े शहरों में है और हमारा रूरल एरिया काफ़ी नेग्लेक्टेड है। तो आइडियली मेरा मानना है कि आई बैंक एसोसिएशन शुड प्रोवाइड ऑल आई डोनेशन सेंटर्स एंड आई बैंक विद रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज एंड द मीडिया, जिसमें कि हम टिश्यू को स्टोर करेंगे। और ये स्ट्रक्चर अगर हमको मिलने लगे तो हम ट्रेन करके लोगों को रूरल एरिया, जिसमें कि हम तहसील लेवल पे आई बैंक के लिए आई डोनेशन सेंटर्स खोल सकते हैं, तो हमारा काफ़ी लगभग पूरा देश का जो रूरल एरिया है इस प्रकार से हम उसको कवर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोला था, करंट यूटिलाइजेशन रेट जो बड़े बड़े 12 आई बैंक्स की मैंने बात करी थी, तो हमारा यूटिलाइजेशन रेट लगभग 50% के आसपास है। बाकी 50% इश्यूज यूज़ होने लायक नहीं रहते हैं, तो वो रिसर्च पर्पस और ट्रेनिंग में चले जाते हैं। ऐसा मैंने ऑलरेडी बोला, स्टिल अ लॉट हैज़ टू बी डन to create new eye donation centers at the level of tehsils so that a large chunk of neglected rural population is covered.
पुतली को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं? हमारे पास जो कॉमनली मीडिया है वो एमके मीडिया है, जिसमें कि हम कॉर्नियल स्क्लीरल रिम को 3 से 4 दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं 4 डिग्री पे। दूसरा मीडिया है कॉर्निसोल, जिसमें हम 10 से 14 दिन के लिए मीडिया को 4 डिग्री सेंटी पर रख के पुतली को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये दोनों इजीली अवेलेबल है हमारे देश में। ये मैंने आपको कुछ फोटो दिखा रहा हूँ एमके मीडिया की, ये कॉर्निसोल मीडिया जो कि अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई से मिल जाता है हम लोगों को। अब मैं बात करता हूँ दूसरा चीज वॉलंटरी डोनेशन के अलावा SCRP के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। SCRP यानी कि हॉस्पिटल बेस्ड कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम। इसका मेन मकसद रहता है, फोकस करता है जो हॉस्पिटल में डेथ्स होती हैं और वहाँ पे वो आई डोनेशन काउंसलर या ग्रीफ काउंसलर जो रहते हैं वो फैमिली से बात करके उनको एनकरेज करते हैं कि वो आई डोनेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है एक ह्यूमैनिटेरियन टच की, एक सांत्वना के साथ बात करने की, और इसी के बाद ये चीज़ हो सकती है। तो आई डोनेशन काउंसलर या ग्रीफ काउंसलर जो हैं वो उनकी दे शेयर द ग्रीफ, उनके दुख को बांटते हैं एंड उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं टू टेक अ पॉजिटिव स्टेप इस कष्ट की घड़ी में कि वो आइज डोनेट कर सकें। एडवांटेजेस क्या रहते हैं SCRP के कि इसमें हम जो डोनर है उसके लिए इजीली तुरंत असेसिबिलिटी होती है, अगर बहुत जल्दी हम उसको कर सकते हैं। इसमें कॉर्नियल रिट्रीवल टाइम, जो कि हम रिट्रीवल टाइम वो होता है जो हम टिश्यू को निकाल के मीडिया में डालने के लिए, उसके बीच का टाइम वो काफ़ी कम रहता है। इसके कारण टिश्यू की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और यूटिलाइजेशन रेट बढ़ जाता है। एक और एडवांटेज है कि हमको वहाँ पे उसकी मेडिकल हिस्ट्री मिल जाती है और ब्लड टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, तो हम उस चीज़ों से भी बच सकते हैं और खर्चा कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम वहीं पे काफ़ी कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि इसका टिश्यू यूज़ हो सकता है कि नहीं। तो SCRP में कलेक्शन रेट इम्प्रूव होगा, यूटिलाइजेशन रेट विल ऑल्सो इम्प्रूव। इसके अलावा वहाँ पे हम जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं उनको भी उसी समय एजुकेट करते रहते हैं साथ साथ, जो कि हमारे भविष्य में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक बहुत बड़ी बात आती है बैरियर्स टू आई डोनेशन। टैबूज क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, रुकावटें जो डालती हैं आई डोनेशन में। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है और हमने इसको काफ़ी फेस किया है। और आपने जब बात करो आप लोगों से तो एक उनके मन में जो कुछ भय या शंकाएं रहती हैं उसमें एक रहती है ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। उनको रहता है कि कैसे टिश्यू यूज होगा, क्या होगा, एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। ये करीब 32% के आसपास लोगों में ये देखा गया। दूसरा एक रहता है अगर कोई बोल भी दे करने को तो फैमिली बड़ी अपसेट हो जाएगी, ये भी एक रहता है। करीब 27% लोगों में फैमिली को एक दुख के घड़ी में ये समझ नहीं आता और कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी बात करता है, तो उस समय भी आगे कुछ आप बोल नहीं सकते क्योंकि वो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और दुख की घड़ी में वहाँ पे ज़्यादा बहस करने का टाइम नहीं रहता, आप केवल समझा सकते हैं और सांत्वना दे सकते हैं। कई लोगों के मन में ये भय रहता है कि बॉडी डिसफिगरमेंट हो जाएगा, बॉडी तो ठीक रहेगी या नहीं, तो ये भी एक कारण बनता है कि आई डोनेशन नहीं हो पाता। कई को ये डर रहता है कि जब आप आई को छू रहे हो, फेस पे मास्क लगा रहे हो, ड्रेप डाल रहे हो, तो उस समय आप बॉडी को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो। ये भी एक प्रतिशत, करीब 7% लोगों में एक भय रहता है कि हम जो उनके परिजन हैं जो डेथ हो गई उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कुछ रिलीजन्स में भी है, देखा गया है रिलीजियस फैक्टर्स के कारण भी और लैक ऑफ अवेयरनेस में भी ये पाया गया है कि लोग अवेयर नहीं, ऐसा भी होता है। और खासकर हमने ये देखा कि रूरल बैकग्राउंड जो हमारे हैं, जो कि भारत देश अगर हम माने तो 70 से 80% हमारा जो एरिया में है, वहाँ पे इसकी अवेयरनेस नहीं है और उनमें इसके प्रति बड़ी हिचकता है। तो आजकल हमारे देखा जाए तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड क्या है। तो हमारे लिए चैलेंजेस है सबसे जरूरी कि हमको ट्रेंड पर्सनल और क्लिनिशियंस चाहिए जो कि हम कर सकते हैं। अगर हमको ट्रेंड पर्सनल और क्लिनिशियन मिल जाए तो हम आई डोनेशन सेंटर्स, जिसमें कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, उनकी शुरुआत करके हम काफ़ी बड़ा एरिया कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज रहता है एजुकेट करना, एजुकेशन दोनों का, डोनर फैमिली का भी और रिसिपिएंट का भी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिसिपिएंट की तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि अगर रिसिपिएंट जिसको कि ट्रांसप्लांट किया गया है और उनके परिवार को हमको ये समझाना बहुत ज़रूरी रहता है कि ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं है, ये एक
टिश्यू लगाया गया है, किसी और के शरीर का अंग है और इसमें लंबी दवा चलती है और लंबे फॉलोअप चलते हैं। अक्सर कर हमने देखा, आपने उसको टिश्यू लगा दिया, अच्छा रहा, फिर मरीज ने दवा नहीं डाली और फॉलोअप में नहीं आया, तो फिर धीरे धीरे वो ग्राफ्ट उसका खराब होने लगता है। आप आज लिवर और किडनी की अगर बात करिए तो वहां पे आप देखिए, क्योंकि वहां जान की बड़ी रहती, तो वो दवा के पीछे कैसे रहते हैं। और आई जिसमें कि सिर्फ ड्रॉप्स डालना है, वहां पे वो ऐसी भूलें करते हैं और फिर अल्टीमेटली टिश्यू खराब होता है और फिर खराब होता है नाम आई बैंकिंग और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का। तो हमको ऐसे लोगों को भी एजुकेट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कि जो हम जिनसे आंख लगा रहे हैं उनके परिवार को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ गोली वगैरह ज़्यादा नहीं, इसलिए इलाज ऑपरेशन के बाद बहुत सस्ता रहता है, सिर्फ ड्रॉप से ही काम चल जाता है। और उनको ये भी बताना जरूरी है कि आपका ये शरीर का अंग है, किसी भी समय खराब हो सकता है, अगर आप टाइमली उसको आ जाएंगे तो हम उसको फिर से ठीक कर लेते हैं। और खासकर ये जो रूरल पॉपुलेशन में है वो बेचारे आ नहीं पाते, और यंग रेसिपिएंट जहाँ का इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है, वहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के प्रति हम उनको और जागरूक करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आगे एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए कि हमको इसको भी ओवरकम करना है। द फ्यूचर ऑफ आई बैंकिंग मेरे को तो काफ़ी ब्राइट लगता है, बिकॉज अभी मैं जो देख रहा हूँ उधर कोऑर्डिनेशन हो रहा है गवर्नमेंट और एनजीओज और फिलैंथ्रोपिस्ट में। मतलब एक कोऑर्डिनेशन जिससे सख्त ज़रूरत है और एक अच्छा नेटवर्किंग बनेगा। और ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग काम हो रहा है, तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है। आगे हमको क्या करना है, हमको एक अच्छी सी लिस्ट ऑफ डोनर्स जरूर होनी चाहिए हमारे पास, जिसको कि कोई भी फाइनलाइज नहीं कर सकता, एक अच्छा ट्रेंड सर्जन उसको देख के फाइनलाइज करेगा, क्योंकि हर कोई कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो सर्जिकली ट्रीट नहीं हो पाती। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है कि हम एक जो भी कॉर्नियल हमारा रेसिपिएंट है वो हमको सही जगह आके दिखाए और हम उसको एक रजिस्ट्री में या रजिस्टर में उसको एनरोल करें फ़ोन नंबर के साथ, ताकि हम उनको समय पे बुला सकें। एक ग्राफ्ट रजिस्ट्री बननी चाहिए हमारे पास कि कितना ग्राफ्ट मिला, किस एज का था, किसको लगा, कितने दिन चला, क्या विजन आया। जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्राफ्ट रजिस्ट्री है, तो अगर हम इसको शुरुआत करेंगे तो आज नहीं, आने वाले जो 15-20 साल में हमारी जो अगली जनरेशन होगी उनको हम बहुत अच्छे हाथों में ये चीज़ दे के जाएंगे, और ये हमारे देश के लिए भी आने भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ जो है ना बड़ा लगता है मेरे को, कि जो आशा वर्कर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अगर हम उनको इन्वॉल्व करते हैं तो वो हम नीचे तक, जो ग्राम पंचायत से भी नीचे बस्ती या विलेज लेवल पे जाके हम वहाँ पे एक तो ब्लाइंडनेस को बचा सकते हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को मैं आगे बताऊंगा, और इसके अलावा हम उनके द्वारा उनको एजुकेट कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा हम उनको एनरोल भी करा सकते हैं और वो बात कर सकती हैं आई डोनेशन सेंटर्स में। तो अगर हम आशा वर्कर्स का यूज़ अच्छे से करते हैं तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और रोल ऑफ साइट कीपर्स, जैसा कि हमारे काम्बा में चलता है, विजन कीपर, साइट कीपर्स, गांव में हम स्कूल टीचर या कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कि विजन टेस्ट कर सकें और बाकी आँख की छोटी मोटी चीज़ों को देख सकें, उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा आएगा भविष्य में। तो इनके अगर हम प्रति तैयारी करते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ही भविष्य उज्जवल दिखता है इसमें। तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर इंडियन सिनेरियो, अगर हम बात करें भारतवर्ष के लिए सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी, तो प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन मैनेजिंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो ट्रांसप्लांटेशन यानी ट्रीटमेंट की थी। अगर हम उसको बचा लेते हैं, हम उस लेवल पे ही नहीं पहुंचने देते कि उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, तो प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसको कि मैं अगली टॉक में बताऊंगा। और दे विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, हमारा खर्चा भी बचेगा, मरीज का खर्चा भी बचेगा, और सबसे बड़ी बात जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है हम उसको भी बचा पाएंगे। अभी कई सारी स्टडीज होती रहती हैं, पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं। अभी 2021 में एक पेपर पब्लिश हुआ था बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से, जहाँ की उन्होंने काफ़ी लाख के ऊपर पेशेंट्स का डाटा बेस लेके उसको एनालाइज किया, और उस पर बड़ी गौर करने वाली चीज़ ये सामने आई कि जो 61% ऑफ अफेक्टेड आईज जिनको की कॉर्निया की ज़रूरत है, दे कैरी अ फेयर टू पुअर प्रोग्नोसिस आफ्टर ट्रांसप्लांट। मतलब कि जो हमारे 60% लोग हैं
जिनको ब्लाइंडनेस है कॉर्निया, उसमें अगर हम कॉर्निया चेंज करते हैं तो उनको उस कॉर्निया से लाभ मिलने के चांस बहुत कम है या पुअर है या फेयर है, मतलब उनमें रिजेक्शन या खराब होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर हम प्रिवेंशन में स्ट्रैटेजीज को अच्छी करेंगे अपनी, तो हम इस स्टेप से बच सकते हैं। तो इसमें मेन चीज जो हमको एजुकेट करनी है, जो हमने देखा बहुत बड़ा कारण है कि लोग खुद भी लेकर दवा बाजार से डालने लगते हैं या देसी दवा का यूज करते हैं जो कॉर्निया को नुकसान करके खराब करती है। तो प्लीज हमको उनको एजुकेट करना है, अवॉइडिंग सेल्फ एंड ट्रेडिशनल मेडिकेशन। जैसा मैंने बोला पहले भी स्लाइड में, यहाँ पे हमको आशा वर्कर्स और हमारे जो विजन क्षेत्र नेत्र रक्षक हैं उनको ट्रेन करके उनके द्वारा इस बारे में भी हमारी जो रूरल पॉपुलेशन बेल्ट है उसको एजुकेट करना पड़ेगा। हमको उन्हें ये भी एजुकेट करना पड़ेगा कि आँख के लिए सबसे अच्छी दवा जो हर जगह मिल जाती है स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स, उसका इस्तेमाल वो नहीं करें। और अगर उनको आँख में कुछ भी हल्की फुल्की चोट लगती है, गलन चुभन है, तो डॉक्टर या हमारे विजन सेंटर या आशा वर्कर के थ्रू वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू। अरविंद जी म्यूट कर, अनम्यूट करिए। जी जी। आई थिंक हेलो। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन ठीक रहा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मैंने कोशिश करी उसको इंग्लिश में बोलने की। तो इसके बाद ये दूसरा, प्रेजेंटेशन पूरा यूट्यूब में जाएगा, जी सर, रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर आयुष टंडन जी। आपने संक्षेप में बड़ा सारगर्भित नेत्रदान के प्रति जागरूक किया सभी को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। नेत्रदान के लिए लोग जागरूक भी होंगे और नेत्रदान कैसे किया जाए, कब किया जाए और नेत्रदान से क्या क्या लाभ हैं, वो सबका आपने जो चर्चा में यहाँ हम सबको बताया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आदरणीय डॉक्टर पवन जी स्थापक यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कॉर्निया मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं और सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर पवन जी स्थापक जी से निवेदन करता हूं कि नेत्रदान जागरूकता की यहाँ जो अलख जगाई जा रही है उसमें सभी को नमस्कार। अरविंद जी का लगता है नेटवर्क में कुछ समस्या आ गई होगी, इसलिए उनका माइक म्यूट हो गया है। तो ये जो कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान जो 2016 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में शुरू हुआ, जैसे कि डॉक्टर टंडन ने जो अभी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ आई बैंकिंग या आई ट्रांसप्लांट बताई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट और सोसाइटी और आई बैंक, इसके बीच में एक समन्वय या कोऑर्डिनेशन किस तरह से स्थापित किया जाए कि उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जहाँ पर कॉर्निया की ज़रूरत है वहाँ पर कॉर्निया मिल सके, और जहाँ पर कॉर्निया स्पेशलिस्ट नहीं है तो वहाँ के कॉर्निया को इस तरह से आई बैंक से जोड़ा जा सकता है। और जैसा बताया कि ये सब जगह ज़रूरी नहीं है कि आई बैंक होना चाहिए, कलेक्शन सेंटर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान का प्रयास शुरू से यही है कि किस तरह से आई बैंक के माध्यम से कलेक्शन
के जो केंद्र हैं वो पूरे भारत में जगह जगह पहुंचाए जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड की वजह से पिछले 1.5 से 2 साल करीब हो रहा है और कॉर्निया ट्रांसप्लांट का कार्य जो है या कलेक्शन का कार्य बहुत ही शिथिल चल रहा है, ना के बराबर हो रहा है। पर ऐसा लगता नहीं है कि ये कोविड लंबे समय तक चलेगा। और जैसे ही कोविड का समय समाप्त होगा तो अब दादा वीरेंद्रपुर जी आयुष इंस्टीट्यूट में डॉक्टर कृति गुप्ता भी हैं और डॉक्टर आयुष टंडन भी हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके और उन मरीजों की जो दुनिया को देखने की जो इच्छा है उस इच्छा को फुलफिल कर पाएंगे। आज का कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। डॉक्टर कृति गुप्ता को हम सब अभी मिलकर सुनेंगे। डॉक्टर आयुष टंडन का भी एक और लेक्चर है। डॉक्टर संतोष कृलेती जी वो हैदराबाद से अभी इस कार्यक्रम में थोड़ा देर से जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम को अरविंद जी इसी तरह से चालू रखिए। धन्यवाद। का मतलब बहुत हृदय से धन्यवाद डॉक्टर पवन स्थापक जी। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में यहाँ पर वास्तव में नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी मानव सेवा यहाँ पर जो चल रही है उसमें आपके उद्बोधन से हम सब उत्साहित हुए और इसी तरह से ये मानव सेवा पूरे भारत में चलती रहे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच जबलपुर महानगर के अध्यक्ष पवन जैन जी पधार चुके हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। स्वाति धारे जी जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पदाधिकारी हैं सक्षम की, उनका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं डॉक्टर कृति गुप्ता जी का आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कृति जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। कृति जी नारायण नेत्रालय बेंगलोर में पूर्व में कॉर्निया स्पेशलिस्ट थी, अब वर्तमान में वे कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं दादा वीरेंद्रपुरी जी नेत्र संस्थान जबलपुर देवजी नेत्रालय में। तो मैं उन्हें सदर आमंत्रित करता हूं कि वे भी इस नेत्रदान जागरूकता अभियान में अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर कृति गुप्ता जी। डॉक्टर कृति, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया अनम्यूट कर लें। जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी। नमस्ते। एंड डॉक्टर टंडन सर ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को शुरू किया है और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किन लोगों में जरूरी है और एक बार अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसका क्या आउटकम हो सकता है। तो जैसे कि सर ने बताया कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में हम एक डिजीज्ड कॉर्निया या जिस कॉर्निया में कोई पैथोलॉजी हुई है उसको रिप्लेस करते हैं विद ऑटोलॉगस, यानी एक आदमी के खुद के कॉर्निया। ये तभी पॉसिबल हो पाता है अगर उस आदमी की अदर आई जिसका कॉर्निया नॉर्मल है वो ब्लाइंड है, तो हम आपस में दोनों कॉर्निया को बदल देते हैं। ये बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में होता है। या फिर हेट्रोलोगस कॉर्निया, यानी कि किसी मरे हुए आदमी की के कॉर्निया को हम डिजीज कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं। जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है वो या तो फुल थिकनेस होता है जहाँ पे कॉर्निया के सारे लेयर्स को रिप्लेस किया जाता है, या फिर उसका एक पार्शियल ट्रांसप्लांटेशन भी होता है जो कुछ डिजीजेस में यूजफुल होता है। तो जैसे कि इसके इंडिकेशन सर ने आप लोगों को समझाए, मेनली 4 टाइप के इंडिकेशंस होते हैं। ऑप्टिकल इंडिकेशन, थेरेपेटिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, टेक्टोनिक और कॉस्मेटिक। तो ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी क्या होता है, जिसमें क्लियर कॉर्निया को रिप्लेस करते हैं एक ओपेक क्लाउडी कॉर्निया से,
एज एन जो डिसीज्ड आदमी होगा जो अपने नेत्र को दान करेगा उसका कॉर्निया लिया जाएगा और एक सफेदी वाले कॉर्निया पे, जैसे आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, ये सब कॉर्निया है जो ओपेक हो गया है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए इन लोगों की दृष्टि कम हो जाती है। इस कॉर्निया को वो दान किए हुए कॉर्निया से रिप्लेस कर देंगे। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो कंडीशंस में ये प्रोसीजर करना पड़ता है वो होता है स्कार ड्यू टू अल्सर या ट्रॉमा, डीजेनरेशन या डिस्ट्रफी, ये जन्मजात से बीमारियां होती हैं जिसमें पेशेंट का जो कॉर्निया होता है वो जन्म से ही या तो उसपे सफेद दाग होते हैं या जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो दाग बढ़ते जाते हैं और फाइनली उसकी विजन इम्पेयर हो जाती है। जो लोगों को केमिकल इंजरी हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उनका कॉर्निया ओपेक हो जाता है ड्यू टू मेल्टिंग एंड ड्यू टू स्कार फॉर्मेशन, उनमें भी ये काफी हेल्पफुल होता है प्रोसीजर। सूडोफेकिक बुल्लिस केराटोपैथी और अफेकिक बुल्लिस केराटोपैथी, जिसमें जो कॉर्निया है उसमें सूजन आ जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ सर्जरी या फिर विट्रस हाइड्रेशन ऑफ द कॉर्नियल एंडोथेलियम। केराटोकोनस, जिसमें जो आई में जो कॉर्निया है, कॉर्निया में कोलाजन की लेयर होती है वो वीक होती है जिसकी वजह से आई का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, फाइनली वो हाइड्रॉप्स हो जाता है उन पेशेंट्स को जिसमें उनका कॉर्निया वाइट हो जाता है, उनमें भी ये यूजफुल होती है। रीग्राफ्ट सेकेंडरी टू रिजेक्शन, एज एन पेशेंट को कोई अल्सर हुआ है जिसकी वजह से उसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया पर वो रिजेक्ट हो गया या किसी वजह से वो ग्राफ्ट सर्वाइव नहीं कर पाया, इन दैट केस हम पेशेंट का रीग्राफ्ट यानी फिर से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कंजेनाइटल कॉर्नियल ओपेसिटी, बच्चे को जन्म से ही कॉर्निया पे दाग है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी का उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट को कुछ विजुअल रिकवरी मिले, यानी जितनी उसकी विजन है उस पर कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो। इसमें ये काफी जरूरी है कि जो आंख का बाकी का भाग है जैसे रेटिना है और बाकी का जो पार्ट है आंख का वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तभी पेशेंट की विजुअल रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा जो वैरायटी है वो है टेक्टोनिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, जिसमें द होल आइडिया इज टू रिस्टोर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कॉर्निया, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। यहाँ पे विजुअल आउटकम यानी दृष्टि की बेहतरी के लिए ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। मेनली जो आंख है वो फट जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, सेंट्रली बहुत बड़ा परफोरेशन हो गया है। इस परफोरेशन को बंद करने के लिए ताकि आई की एक शेप बनी रहे हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इसके होते हैं डेस्मेटोसील, कॉर्नियल परफोरेशन या फिर कॉर्नियल स्ट्रोमल थिनिंग। जो थर्ड वैरायटी है जिसमें थेरेपेटिक पीके होता है, ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड है। इसमें जो इन्फेक्टेड कॉर्नियल टिश्यू है यानी किसी पर्सन की आंख के कॉर्निया में अल्सर हो गया है और वो फैल रहा है टू अ लेवल कि वो लिम्बस और स्क्लेरा को इन्वॉल्व करने वाला है और मेडिकल मैनेजमेंट से उसमें कोई बेहतरी नहीं हो रही है, तो इन दैट केस हम पेशेंट को एक थेरेपेटिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी का एक ऑप्शन देते हैं और ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसमें पूरा जो कॉर्निया है, डिजीज कॉर्निया, जहां पे भी हमें लग रहा है जहां तक इन्फिल्ट्रेट है उसको हम रिमूव करते हैं और डोनर कॉर्निया से रिप्लेस करते हैं। तो कॉस्मेटिक पीके ये बहुत ही रेयरली परफॉर्म होता है। इसमें एक ये जो प्रोसीजर है ये नॉन सीइंग आई में परफॉर्म किया जाए। अगर पेशेंट आपसे खुद से कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरी कोई विजुअल रिकवरी नहीं होगी पर मुझे ये सफेद दाग वाला कॉर्निया नहीं अच्छा लगता है, ये देखने में बहुत खराब लगता है, तो इन दैट केस भी हम उस पेशेंट के लिए पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया कि जो केराटोप्लास्टी होती है वो दो टाइप की होती है। एक है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जिसमें पूरा का पूरा कॉर्निया रिप्लेस किया जाता है। दूसरा वैरायटी है लैमेलर केराटोप्लास्टी जिसमें कुछ पार्ट को रिप्लेस करते हैं। इसकी दो वैरायटी है, एंटीरियर लैमेलर और पोस्टीरियर लैमेलर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक आदमी का कॉर्निया है जो ब्लू कलर का है और जो रेड पार्ट है वो ट्रांसप्लांटेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फिगर ए है उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा ही पोर्शन रेड है, यानी कि एंटायर कॉर्निया को हमने डोनर कॉर्निया से रिप्लेस कर दिया है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं जो एंडोथेलियम इनर लेयर है वो स्पेयर्ड है, बाकी का पूरा पार्ट रिप्लेस्ड है। तो ये काफी डीप है, इसलिए इसका नाम डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी है। जो फिगर बी है उसमें मिनिमल पार्ट को सुपरफिशियल
पार्ट ऑफ द कॉर्निया को रिप्लेस किया गया है, इसलिए इसे सुपरफिशियल एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी कहते हैं। जो फिगर डी है उसमें आप देख सकते हैं एंडोथेलियल पार्ट और सम अमाउंट ऑफ डेस्मेट और स्ट्रोमा को रिप्लेस किया गया है, तो इसको डेस्मेट स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी कहते हैं। और जो लास्ट फोटो है जिसमें सिर्फ एंडोथेलियल लेयर को हम रिप्लेस करते हैं, इसे हम डेस्मेट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी कहते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? भले ही बहुत सारे लोगों को या पेशेंट्स को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो, पर हर किसी में हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, हर किसी की आई इस प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हम ध्यान में रखें कि पेशेंट्स को बहुत ही सिवियर ड्राई आई नहीं होना चाहिए, उसे ब्लेफराइटिस यानी लिड मार्जिन का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसे इंट्रोपियन या एक्रोपियन नहीं होना चाहिए, यानी उसकी जो आई लैशेस या पलक के बाल हैं वो इंटर्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ्ट सर्वाइवल को हैम्पर कर देगा। पेशेंट को रेकरेंट कॉर्नियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, उसे कोई और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या जोड़ों की बीमारियां नहीं होनी चाहिए, उसे हर्पेटिक इन्फेक्शन यानी वायरल इन्फेक्शन ऑफ द आई नहीं होनी चाहिए, यूवियाइटिस और अनकंट्रोल्ड ग्लोकोमा यानी काचा बिल जो अनकंट्रोल्ड है, जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए प्रोसीजर के बाद। तो प्री ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन पे पेशेंट को लेने से पहले हमें बहुत जरूरी है उसकी एक हिस्ट्री नोट करना, विजुअल एक्यूटी यानी उसकी विजन को नोट करना, हमें अंडरलाइन पैथोलॉजी को डॉक्यूमेंट करना होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर नोट करना होगा, वैस्कुलराइजेशन यानी जो कॉर्नियल पैथोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं उनमें वैस्कुलराइजेशन पाया जाता है, जिसमें कॉर्निया में वेसल्स ग्रो हो जाते हैं जो आमतौर पे नहीं होते, नॉर्मल आदमी में कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमें ये नोट करना बहुत जरूरी है कि कितने क्वाड्रेंट्स में वैस्कुलराइजेशन है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ्ट सर्वाइवल को प्रिडिक्ट करने के लिए। टियर फिल्म का स्टेटस यानी पेशेंट के आंख में आंसू का प्रोडक्शन कैसा है, टियर फिल्म कैसी है, अगर उसे कैटरेक्ट है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेशेंट का कॉर्निया रिप्लेस कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो पेशेंट को टोटल कैटरेक्ट है तो वो इससे बेनिफिट नहीं करेगा, तो हो सकता है आपको एक कंबाइंड प्रोसीजर करना पड़े। नीड फॉर आईओएल एक्सचेंज यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर पेशेंट को किसी तरह की स्वेलिंग आ जाती है आंख में या कॉर्निया में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से उसकी विजन हैम्पर हो रही है, तो हमें ये जज करना जरूरी है कि क्या हमें जो ऑलरेडी डाला हुआ इंट्राओक्यूलर लेंस है उसे निकाल के रिप्लेस करना है या नहीं। और बी स्कैन काफी इंपॉर्टेंट है टू रूल आउट कि कोई एंडोफ्थेल्माइटिस तो नहीं है, पेशेंट को पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला है, स्पेशली उन केसेस में जब आप पोस्टीरियर सेगमेंट को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कॉर्नियल हेजीनेस की वजह से। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है सर ने काफी सरल तरह से समझाया है, मैं बस एक क्विक रिकैप कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डोनर कॉर्निया को प्लेस कर दिया गया है रेसिपिएंट यानी होस्ट जिसके ऊपर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको, और पहले 4 टाके लगाए जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स होते हैं सर्जन के ऊपर और बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ग्राफ्ट, जिसमें आप 12 टाके लगा सकते हैं इंटरप्टेड वाले, और उसके बाद एक कंटिन्यूस सूचरिंग भी कर सकते हैं, इसे कंबाइंड प्रोसीजर कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप 16 टाके लगा सकते हैं और इसमें कंटिन्यूस सूचरिंग की कोई जरूरत नहीं होती, या कुछ लोग सिंगल कंटिन्यूस सूचर भी लगाते हैं जिससे कॉर्निया जगह पर रहे। तो जब हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं ये भी जरूरी है कि हम जो डोनर कॉर्निया को लगाते हैं, पर जो होस्ट का कॉर्निया है यानी जिस आदमी के ऊपर कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है उसका जो अपना खुद का कॉर्निया है उसे हम लैब में भेजें ये जानने के लिए कि इसकी पैथोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली हम रेकरेंस स्पेशली इन्फेक्शियस कॉजेस में प्रिवेंट कर सके और उसको बहुत ही रॉबस्टली मैनेज और अग्रेसिवली मैनेज कर सके ताकि हमारे ग्राफ्ट में सेम डिजीज ना हो। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारे एरिया में पाया जाता है, जैसे कि सर ने भी बताया, दैट इज थेरेपेटिक पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी, जिस इस इंडिकेशन के लिए है कॉर्नियल अल्सर, जिसमें आंख के कॉर्निया में अल्सर हो जाता है, जिसमें जो कॉर्नियल एपिथेलियम का लॉस होता है और आंख में सूजन आ जाती है। ये एक ऑक्यूलर एमरजेंसी है, पेशेंट को काफी पेन होता है और उसकी विजन भी काफी ड्रॉप हो जाती है। तो इटियोलॉजिकल एजेंट्स तो इसके काफी है, पर अपने एरिया में मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो मेनली एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, जिनको या तो खेतों में काम करते वक्त या जो ग्रेन्स है उनको साफ करते वक्त
आंख में चोट लग जाती है या तो किसी लकड़ी से या प्लांट के पार्ट से या पत्ते से, और इससे फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और जो हम से क्या लगी थी होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली बड़ा I think there was some कोई problem मुझे लगता है, I think in the connectivity. Care, it's a very good presentation, Krati. Good scientific talk. कृति जी कुछ हेलो, हाँ बोलिए अरविंद जी, बोलिए। मेरे ख्याल से नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कृति जी के, इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जी जी जी, मुझे को भी यही लग रहा है। या कृति जी दो मोबाइल आसपास तो नहीं है जिसमें दोनों में गूगल मीट हो, क्योंकि ऐसे में भी ये पोजीशन आती है यदि दो मोबाइल आसपास हो। कृति जी I think Krati ji is not on this thing. इनका connection, she has left, अच्छा I think. हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ही था, क्योंकि वो रिमूव हो गई हैं मीटिंग से बाहर, जी चली जी गई हैं जी। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो क्षमा चाहेंगे आज के। हाँ अब कृति जी शायद आ गई। कृति जी अनम्यूट करिए आप अपने माइक को। कृति जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर कृति, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही हो तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। He's telling me to unmute, but connection is lost. Yeah. हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ यस कृति, प्लीज बीच में लॉस हो गया था। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. Is my screen visible? Yes yes, please continue. Yeah please continue. तो जैसे okay, I'll just share it.
now it should be visible. Is it visible now? Apologies for the disconnection. Maybe my network was lost. So जैसे मैंने explain किया कि different type of corneal ulcers होते हैं and उनका medical management fail होने के बाद हमें ये decision लेना पड़ता है कि patient को हम therapeutic transplant के लिए convince करें या advise करें, पर साथ ही हमें उन्हें explain करना जरूरी है कि medical management भी continue रखना पड़ेगा because जो basic pathology है वो डोनर कॉर्निया में भी हो सकती है अगर दवाई छोड़ दी गई। मतलब ऑपरेशन अगर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट अपनी ड्रॉप्स बंद कर दे। तो कमिंग टू द सीक्वल, हर पेशेंट में जरूरी नहीं है कि हमें ट्रांसप्लांट लगे। अगर अल्सर को हम जल्दी पकड़ लें या वो रिस्पॉन्ड करने लगे तो एक स्कार फॉर्म में वो हील हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जो ऊपर के दो फोटोग्राफ है, इसमें जो पेशेंट है उसकी आंख में स्कारिंग शुरू हो गई है एंड राइट हैंड साइड वाले फोटोग्राफ में पेशेंट की विजन भी उतनी अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि प्यूपिलरी एरिया जो काला सा एरिया आप देख रहे हैं वो उतना अफेक्टेड नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोअर फिगर है जिसमें पेशेंट का पूरा ही कॉर्निया सफेद हो गया है, इस पेशेंट को डेफिनेटली एट अ लेटर स्टेज एक ऑप्टिकल ट्रांसप्लांट लगेगा ताकि उसकी विजुअल रिकवरी बेटर हो सके। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अल्सर में जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट होगा वो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द अल्सर होगा। अगर बहुत ही छोटा सा परफोरेशन है, से अराउंड 2.5 to 3 मिलीमीटर, तो हम ग्लू लगा के उसको सैल्वेज करने की कोशिश करेंगे। हम अगर पेशेंट टॉपिकल ड्रॉप्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और स्ट्रोमल पैथोलॉजी ज्यादा है तो हम उसे इंजेक्शन भी दे सकते हैं। एंड फाइनल रिसोर्ट हमारा फिर थेरेपेटिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी होगा या फिर टेक्टोनिक अगर परफोरेशन 3 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। तो सर्जिकल आउटकम्स डिपेंड करते हैं पेशेंट की प्राइमरी पैथोलॉजी पे। ये मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें प्रोग्नोसिस यानी कि आउटकम बहुत अच्छा होता है। 90% केसेस में पेशेंट की विजुअल रिकवरी अच्छी होती है और ग्राफ्ट सर्वाइव करता है। जो मेन पैथोलॉजी इन केसेस में होती है वो जनरली पेशेंट को केराटोकोनिस की वजह से ट्रांसप्लांट किया गया है या किसी डिस्ट्रोफी की वजह से किया है, स्कार की वजह से किया है। जो सेकेंड ग्रुप होता है इसमें भी प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, सक्सेस रेट अराउंड 80 to 90% होता है। इसमें जो ट्रांसप्लांट का रीजन है वो मेनली अफेकिक या सूडोफेकिक बुलिस एडिमा या बुलिस केराटोपैथी की वजह से ट्रांसप्लांट किया गया रहता है। इनएक्टिव हर्पेटिक केराटाइटिस यानी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ था आंख में लेकिन वो पूरी तरह से अब क्योर हो चुका है और जो उसका स्कार है उसको ट्रीट करने के लिए हमने ऑप्टिकल ट्रांसप्लांट किया है। मैकुलर स्ट्रोमल डिस्ट्रोफी ये कंजेनाइटल डिस्ट्रोफी होती है जिसमें पेशेंट का कॉर्निया में सफेद दाग आ जाते हैं। जो थर्ड ग्रुप है जिसमें फेयर प्रोग्नोसिस होता है, जिसमें सक्सेस रेट अराउंड 50 to 80% होता है। इसमें एक्टिव माइक्रोबियल या हर्पेटिक केराटाइटिस है, यानी पेशेंट का जो अल्सर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेडिकल मैनेजमेंट को और काफी बढ़ता जा रहा है, तब हम ये प्रोसीजर उनको कर रहे हैं। इन दैट केस सक्सेस रेट वेरी करता है बिटवीन 50 to 80%। माइल्ड केमिकल इंजरी या मॉडरेट केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका। जो पुअर प्रोग्नोसिस है यानी लेस देन 50% सर्वाइवल के चांस है वो कॉजेस हैं केमिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी, एसजीएस या फिर मल्टीपल फेल ग्राफ्ट। पेशेंट को ऑलरेडी 1 या 2 बार उनका ग्राफ्ट फेल हो चुका होता है तो थर्ड बार में भी चांसेस पुअर ही होते हैं ग्राफ्ट सर्वाइवल के। अभी क्योंकि ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बड़ी सर्जरी है, जैसे सर ने बताया, ये मोतियाबिंद जैसी सर्जरी नहीं है जिसमें आप ऑपरेशन करा के फिर कुछ दिन ड्रॉप डाल के आंख नॉर्मल हो जाती है। तो इस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस भी काफी होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान भी हो सकते हैं या सर्जरी के बाद भी हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द सर्जरी भी पेशेंट का स्पेशली जिन पेशेंट्स में स्क्लेरल थिनिंग शुरू हो गई है, स्क्लेरल परफोरेशन हो सकता है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है वो रिटेन रह सकती है या विट्रस लॉस हो सकता है या इंट्राओकुलर हीमोरेजिक ब्लीडिंग हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यानी सर्जरी सक्सेसफुली हो गई उसके बाद हो सकता है कि किसी एरिया से लीक हो जाए क्योंकि वहां का सूचर टूट गया, या हो सकता है पेशेंट का ऑक्यूलर सरफेस अच्छा नहीं है, टेओफिल्म अच्छी नहीं है तो उसे पर्सिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट रहे। पोस्ट ऑपरेटिवली आंख में सूजन आ सकती है, उनका जो आई का प्रेशर है वो बढ़ सकता है, एंटीरियर साइनिके फॉर्म हो सकते हैं। और लेट पीरियड में यानी कुछ सालों बाद बिकॉज ऑफ द सूचर्स जो हमने टाँके लगाया उसकी वजह से पेशेंट का एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है जिससे उसका विजन ड्रॉप हो सकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो सकता है और पोस्ट पीके ग्लाकोमा भी हो सकता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है, इसमें आप देख सकते हैं पीके किया हुआ है
और यहाँ पे ग्राफ सूचर ट्रैक्ट पे वैस्कुलराइजेशन हो रहा है। यहाँ पे एक सूचर की नॉट जो है वो टूट गई है और उसकी वजह से वहाँ पे एक इन्फिल्ट्रेट फॉर्म हो गया है। यहाँ पे व्हाइटिश कलर के स्पॉट्स देख सकते हैं। ये वन ऑफ द फोटोग्राफ्स है जिसमें हम सबइपिथेलियल रिजेक्शन देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना टॉक कंक्लूड करूंगी। थैंक यू एवरीवन एंड आई होप कि मैंने इसको थोड़ा सिंपल किया हो आप लोगों के लिए। वेरी गुड साइंटिफिक टॉक कृति, बहुत अच्छा। पर ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी लोग चूंकि सामाजिक संस्था वाले भी हैं तो वो उसको फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया समझाने का। इट वाज मोर वेरी गुड साइंटिफिक कंटेंट और डायग्राम के साथ विद क्लिनिकल फोटोग्राफ्स, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू कृति। थैंक यू सर। अरविंद जी प्लीज टेक ओवर। आपकी आवाज नहीं आ रही अरविंद जी। नेत्रदान जागरूकता से के लिए कृति जी ने जो अपना बहुमूल्य समय हमारी संगोष्ठी को दिया, उसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और भविष्य में नेत्रदान को प्रोत्साहित करते हुए लोगों को कॉर्निया लोगों का बचाएं और प्रत्यारोपित करने के लिए हम कृति जी आपके साथ हैं। डॉक्टर आयुष टंडन जी आपके नेतृत्व में, कृति जी के नेतृत्व में हम सब सामाजिक संस्था वाले, सक्षम मध्य प्रदेश, सक्षम महाकौशल प्रांत, सक्षम महानगर जबलपुर, सभी आपके साथ दृढ़ संकल्पित हैं इस सेवा कार्य को करने के लिए। अब हमारे बीच पीयूष जैन जी जो सचिव महाकौशल प्रांत सक्षम है, मैं आदरणीय पीयूष जी से निवेदन करूंगा कि आज के संगोष्ठी का आभार प्रदर्शन करें। नहीं, मेरा एक टॉक और है मेरा अरविंद जी। अच्छा। मैं उस पर बात जरूर करना चाहूंगा थोड़ा सा। मैंने स्पेशली अपना देव जी का जो मॉडल है उसके बारे में लोगों को बताना है और वो हम चाहेंगे। जी जी क्षमा करेंगे आयुष जी, आपको नहीं, आभार प्रदर्शन पीयूष जी के पहले मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जी। अपना जो दूसरा सेशन है उसको करने का कष्ट करें, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है तो टाइम लिमिट मेरे ख्याल से 1 घंटा होती है, लेकिन अभी अपना गूगल मीट चल रहा है, अच्छी बात है। तो उसका सदुपयोग करते हुए आयुष जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आयुष जी। हाँ जी, मैं बस आ रहा हूँ उस पर। मैं ऑडिबल, मैं शुरू करूं? जी आयुष जी। ये जो टॉपिक है ये मैं फंगल केराटिटिस यानी फफूंदी वाला छाला, आंख में जो छाला होता है और जिसमें फफूंदी लग जाती है, हमारे रूरल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। और ये मेरा इससे काफी दिल से लगाव है क्योंकि मैं जो यहाँ पे मरीज देखता हूँ तो मैंने ये पाया कि करीब 70 से 80% छाले वाले वो बेचारे गरीब इस फंगस से पीड़ित रहते हैं। तो मैं इसके बारे में जो मैंने विचार करके स्थापक सर के साथ एक मॉडल तैयार किया था, अरविंद जी को भी पता है, उनका भी काफी सहयोग था कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं, और उसके लिए हमने कुछ विशेष चीजें भी बनवाई हैं। तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, और ताकि मैं चाहूंगा कि वो पूरा महाकौशल क्षेत्र बल्कि एमपी में अगर वो लागू हो जाए तो हम उसको काफी हद तक बचा सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं प्रेजेंटेशन। जी। तो ये जो फफूंदी वाला छाला है ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे लिए, और इसका मेन कारण यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनका सही समय पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता।
डायग्नोसिस हो भी जाता है तो उनका इलाज जिस प्रकार होना चाहिए, जो सही खुराक ड्रॉप्स की है, वो नहीं मिल पाती। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो वो मैं थोड़ा हटाना चाहूंगा, लेकिन करीब 34 से 54% ज़्यादातर जो उनके पास छाले जाते हैं जो कि बड़ी जगह हैं, उनमें फफूंदी पाई गई है। तो आने वाले टाइम में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे की जो बैक्टीरिया वाले केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन फफूंदी वाले छालों में कोई कमी नहीं देखी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है या इवन सेमी अर्बन पॉपुलेशन है, उनमें फंगस के छाले क्यों हो रहे हैं। और ये एक महंगी बीमारी है। महंगी बीमारी, मैं इसको एक्सपेंसिव डिजीज कहता हूं, क्योंकि ये जो हमारे ज्यादातर वर्ग जिसको होता है वो मैनुअल लेबर या फार्मर होते हैं। और अर्बन सेंटर में जो मैंने देखा है पहुंचते हैं लोग, तो 50% से ज्यादा मरीज ये बेचारे फार्मर और मैनुअल लेबर होते हैं। और खासकर इसमें करीब 65% वो एज ग्रुप होता है जो कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है, यानी 16 से 49 साल के बीच, जो कि काम करना और पैसे कमाने का, परिवार को चलाने का उम्र है, उसमें वो बेचारे इससे पीड़ित हो जाते हैं। तो उनका काफी पैसा और जो दिन है जिससे कि वो कमा सकते हैं, और वो उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में करके उनके ऊपर, उनकी जेब पे काफी असर डालता है। Despite the high cost implication, these do not attract as much attention as other ocular conditions like cataracts, refractive errors and blindness, childhood blindness. ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि हमने ये देखा है कि चाहे जो भी हो, कैटरेक्ट के जो रिजल्ट्स हैं उसको आप आई में और बीमारियों से नहीं कंपेयर कर सकते। तो जहाँ पे हमको पता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ बहुत महंगाई लगती है और जो पॉपुलेशन है वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके बाद भी हमारे सरकार ने या लोगों ने कभी उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में अल्सर, और ये दूसरा जो वो ठीक हो गया। तो मैं इसको बोलता हूँ एक जर्नी, एक अल्सर से लेके जब वो स्कार बनता है या ठीक होता है, तो इसमें मरीज का अच्छा खासा समय, पैसा और टाइम और कष्ट, ये सब इन्वॉल्व रहता है। और अगर हम देखें तो जो फफूंदी वाले छाले हैं, इनका मीन फॉलोअप, यानी कि ये 1 महीने से लेके आप 2 महीना मान लीजिए तक उनको दवा डालनी पड़ती है और इलाज के लिए आना पड़ता है। और इसकी मीन टोटल कॉस्ट, ये मैं काफी पहले का जो आंकड़ा है वो बता रहा हूँ, ये 4,000 रुपए लग जाता है उसको डायग्नोस और ट्रीट होने में। इसके अलावा अगर हम आज के हिसाब से जोड़ें तो जो बेचारे वो अर्बन एरिया में आते हैं, उनका आने जाने का खर्चा, उनके साथ में जो आ रहा है उसका खर्चा, खाने का खर्चा, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो इसको बहुत महंगी बीमारी बना देती हैं और कष्टदायी। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा सा एक भूमिका बना रहा हूँ स्टडी पे जाने के लिए। इसके बाद भी इनमें जो फफूंदी वाले चाले हैं, देखा गया है कि इनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे डॉक्टर कृति ने भी बताया कि फंगल अल्सर्स मोस्ट कॉमन है जहाँ पे हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, तो उसका आप खर्चा अलग जोड़ लीजिए। और उसमें हमको कई बार, जैसे पुतली बहुत कमजोर हो गई है, तो वहाँ पे एक स्पेशल गोंद लगा के लेंस रखना पड़ता है, जिसको हम TABCL कहते हैं। वो करीब हमने देखा 18.9% केसेस में, और करीब 23.6% केसेस में हमको पूरी पुतली ही, जो मवाद वाला एरिया है उसके चारों तरफ का थोड़ा क्लियर एरिया हटाना पड़ता है, और करीब 8-3% लोगों में हमको पूरी आंख को ही हटाना पड़ता है। एक ये मिसमैच सक्सेस रहता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने इस मरीज को ठीक कर दिया, लेकिन जब मैं मरीज को देखता हूं तो वो होता है, डॉक्टर साहब दिख तो रहा नहीं है, नजर तो कम है। मैं पूछता हूँ आपका दर्द कम हो गया? हाँ दर्द कम हो गया, लेकिन। तो ये डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि बहुत खुश है मैंने आंख बचा ली, लेकिन मरीज उतना प्रसन्न नहीं होता कि मेरा पैसा भी लग गया और दिख नहीं रहा। तो इसका सलूशन क्या है? अब मैं मेन चीज पे आऊंगा। जो मैंने आपको अपनी आई बैंक की जब टॉक दी थी, तो उसमें भी मैंने बोला था कि आगे भारत हमारे लिए क्या चीज होनी चाहिए। तो हमारा मेन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को अगर हमें बचाना है तो प्रिवेंशन, उसको बचाना, प्रिवेंशन इज द की। तो अगर हम उसको बचा सकते हैं छाले को, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो हमको क्या करना है, हमको रिस्क फैक्टर, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जैसे फार्मर, बच्चे और मैनुअल लेबरर, जिनको कि प्रॉपर मेडिकल केयर का सही असेस नहीं है, और हमको ऐसे में उनको एजुकेट करना है। और यहाँ पे रोल आता है हमारे काम्बा का,
और नेत्र रक्षक या विजन साइट कीपर्स का। रिस्क फैक्टर में हम बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर देखा गया है वो है चोट लगना। करीब 80% के ऊपर किसी को चोट लग जाए तो वहां पे छाला होने का डर बहुत रहता है। तो मैं इसी पे मेन चर्चा करूंगा। अभी तक हमने जितने भी पेपर्स या वो देखे, सब में ये बात होती है कि हम ट्रॉमा, चोट को कैसे बचाएं, हाउ कैन वी प्रिवेंट ट्रॉमा। प्रोटेक्टिव आईवेयर लगा लीजिए, ये चश्मा लगा लीजिए, पर मेरा फोकस ये है कि जब चोट लग गई तब क्या करना चाहिए, जिसपे कि कभी किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया। चोट लग गई तो उसको कैसे पहचाने और उसको समय से हम सही दवा दें ताकि वो आगे छाला फफूंदी लगने से बच सके। सो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू दीज अंडर प्रिविलेज सेक्शन। इनको इमीडिएट सही दवा दी जाए और हम इसको ये भी बचाएं कि वो खुद से बाजार से लेके, जैसे स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स हैं या कोई देसी मेडिकेशन जो कि मैंने देखा डालते हैं, उसको यूज नहीं करें। तो हमने, स्थापक सर ने और हमारी पूरी टीम ने एक देवजी मॉडल बनाया है, दादा वीरेंद्रपुरी जी आई इंस्टीट्यूट मॉडल, जिसमें कि नेत्र रक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। तो जिसमें कि हम स्कूल टीचर या आशा वर्कर को एज अ नेत्र रक्षक बनाते हैं और हम उनको ट्रेन करते हैं FBE के लिए। FBE यानी फ्लोरोसिन ब्लू लाइट इवेल्युएशन स्टडी। इस पे मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा और इसको हमने अपने विजन सेंटर्स में लागू किया है और हमारा आगे उद्देश्य यही है कि हम इसको ग्राम पंचायत तक के लेवल पे लागू करें ताकि ग्राम पंचायत में जो जुड़ी हुई 3 या 4 विलेजेस हैं, गांव हैं, वो वहां पे पहुंच के हम उनको बचा सके। मेन उद्देश्य यही है कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर हम उनको जल्दी से जल्दी पहचान लेते हैं और उनको जो कहीं से भी बाजार से खरीद के या देसी दवाई डालने से बचा लेते हैं, तो हम उनका बहुत मदद कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है जिस पे किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग ने जब बैठक में ध्यान दिया तो हमने फ्लोरोसिन ब्लू लाइट इवेल्युएशन एंड इंटरवेंशन टू आइडेंटिफाई कॉर्नियल ट्रॉमा। फ्लोरोसिन स्ट्रिप्स हमारे पास रहती हैं, ये एक प्रकार की डाई है और हमने एक स्पेशल नीले रंग की टॉर्च बनवाई, क्योंकि ये जो डाई है ये थोड़ी सी जब हम आंख में लगाते हैं तो अगर आंख की पुतली में कहीं चोट है तो वो उसको नीली लाइट से जब देखेंगे तो हरा सा दिखेगा। जैसे मैं आपको 2 फोटो में आप देख रहे हैं, यहाँ एक बच्चे को चोट लगी हुई है तो आप उसका एक पुतली पे घाव देख रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी है, उनको भी खेत में चोट लगी है, तो उनको हमने ये ब्लू लाइट लगा के, फ्लोरोसिन लगा के देखा तो हमने उनको देख लिया कि उनकी पुतली में चोट है और अब हम इनको सही समय पे सही दवा दे देते हैं तो ये आगे छाले में परिवर्तन होने से बच जाती है। थैंक यू। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि हम ये जो ब्लू लाइट वाली टॉर्चेस हैं इनको अपने विजन सेंटर्स में और नेत्र रक्षक लोगों को दें और उनको फ्लोरोसिन स्ट्रिप्स दें और पब्लिक में अवेयरनेस जगाएं आशा वर्कर्स के थ्रू कि आपको अगर कभी भी आंख में कुछ चोट लग गई है या आंख में गड़न चुभन लाली पानी आ रहा है तो आप तुरंत जाके दिखाएं और वहां पे वो उनको सिंपल ड्रॉप डाल के इस फ्लोरोसिन स्ट्रिप लगा के ब्लू लाइट से देख लेंगे और अगर पुतली में उनको कुछ भी खरोच या चोट दिखेगी तो वो ऐसा फोटो अगर दिख रहा है तो वो हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या उसको मरीज को सिंपल प्लेन एंटीबायोटिक देके तुरंत ही उसको बोलेंगे भैया तुम कहीं भी आसपास दिखा लो, चाहे देवजी चले जाओ या आसपास किसी अच्छे आंख के डॉक्टर को दिखा लो ताकि तुम आगे इसमें छाले से बच सको। थैंक यू। हेलो, हेलो। आई थिंक मैं काफ़ी हद तक समझा पाया हूँगा। जो मैंने कोशिश मेरी प्रोजेक्ट की रही है कि हम इस नीली टॉर्च से कैसे चोट को पहचान सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टंडन जी। देवजी मॉडल जो है आपकी मेहनत है, डॉक्टर पवन स्थापक जी की का कुशल नेतृत्व है और ये वास्तव में समाज के बहुत काम की चीज है। अब मैं पीयूष जी से निवेदन करूंगा
के आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। पीयूष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सह सचिव अरविंद दुबे जी, प्रांत कामबा संयोजक। सबसे पहले मैं सभी से क्षमा चाहूंगा कि मैं काफी देर मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद डिसकंटिन्यू हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और मुझे कंप्यूटर पे ज्वाइन होने में टाइम लग गया, इसलिए काफी सारा पार्ट मेरा मिस हो गया। परंतु जो जानकारी मैंने सुनी है, आदरणीय महाकौशल प्रांत ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के ख्याति लब्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कार्नियल अंधत्व मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर पवन स्थापक जी, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और ऊर्जा का संचार आपके माध्यम से हम सभी के बीच में होता रहता है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पवन स्थापक जी का, जिनकी प्रेरणा से आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और 24 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। आप सभी को स्मरण होगा कि हम इसके पहले कोविड-19 के इस कालखंड में प्रवेश करने के पहले तक अत्यंत विशाल स्तर की नेत्रदान जागरूकता रैली इस पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित करते थे और जिसने राष्ट्रीय स्तर पर उस रैली ने कीर्तिमान बनाए और उसके माध्यम से हमने नेत्रदान जागरूकता के संबंध में बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए और लोगों को जागरूक करने में हम बहुत हद तक सफल रहे। किंतु कोविड-19 के ये लगातार 2 साल के कारण हम इस तरह का प्रत्यक्ष कार्यक्रम करने में असमर्थ थे। इसीलिए इस तरह का विचार आया कि ऑनलाइन एक संगोष्ठी की जाए, जिसमें कॉर्निया प्रत्यारोपण के बारे में हम सभी जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो डॉक्टर नहीं हैं या मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी इसकी कुछ जानकारी, इसके बारे में और गहराई से जानकारी हो सके। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सक्षम मध्य प्रदेश के कार्नियल अंधत्व मुक्त भारत अभियान के संयोजक डॉक्टर आयुष टंडन सर का, कि आपने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया और उनकी बारीकियों से हम सभी जो इस मामले में एकदम जिसको बोलना चाहिए अनपढ़ हैं या अनभिज्ञ हैं, हम सिर्फ संगठन के कार्य कर सकते हैं, किंतु जब हम संगठन के कार्य करने जा रहे हैं तो हमें क्या जानकारी हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमें किस तरह से पेशेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, उनको कैसे आप तक पहुंचाना है, कैसे उनकी मदद करनी है। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन से, आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन से हमें इसमें सहायता मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर कृति गुप्ता जी का। आपने भी जो हमें उद्बोधन दिया और आपके मैक्सिमम पार्ट आपके भी हिंदी में थे, जिसको हम सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे थे और आपके मार्गदर्शन का हम लोग आगे उपयोग कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सक्षम महाकौशल प्रांत के आईटी प्रमुख अभिनव पांडे जी का, कि आपने आज के इस वेबिनार को अटेंड करने का और इसको हम सभी लोग इसको आगे फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे भी अपलोड कर सके। इस तरह से कुछ प्रयास हमारे चल रहे हैं ताकि जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इसका कार्यक्रम का लाभ ले सके, ये जानकारियां उन तक पहुंच सके। इसके लिए मैं अभिनव जी का भी धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आप सभी का और हमारे जो इस सभी कार्यक्रम के पीछे सूत्रधार होते हैं, पर्दे के पीछे रह करके जो अथाह मेहनत करते हैं, हमारे महाकौशल प्रांत के सह सचिव अरविंद दुबे जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। महाकौशल जबलपुर के अध्यक्ष पवन जैन जी भाग्यश्री, चूंकि समय काफी हो चुका है और हमारे बीच में से काफी सारे लोग डिसकंटिन्यू भी हो चुके हैं आज इस बैठक में उपस्थित, मैं सभी का हृदय से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अनुमति है डॉक्टर पवन स्थापक जी से कि हम अब इस मीटिंग को यहाँ पे डिस्बर्स कर सकते हैं क्या सर?
फोन पे मुझे स्थापक जी ने अनुमति दी है, जी तो इसलिए इस मीटिंग को यहीं पे अब विस्थापित करते हैं। जी अब अगली सूचना के बाद हम जैसे भी हमें मार्गदर्शन बहुत जल्दी मिलेगा हम शायद एक बार फिर से एक बड़ी रूप में इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हम पुनः मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ में सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू टंडन सर, थैंक यू कृति मैम, सभी को धन्यवाद, थैंक यू अभिनव जी।